आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से। चैप्टर नंबर आपका 3 है, जिसका नाम है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। यानी कि हम लोगों को एक पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन क्यों चाहिए, है ना। चल, इसी के बारे में हम लोग आज पूरे चैप्टर में बात करेंगे। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा बहुत पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक से चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे चैप्टर का नाम है आपका वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट को जानने से पहले थोड़ा बहुत हम लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। देखिए हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में 3 लेवल पर इलेक्शन होता है। हमारे इंडिया में 3 लेवल पर इलेक्शन होता है। पहला इलेक्शन होता है वो गांव वाला, जिसमें कि मुखिया ये सब चुने जाते हैं, मुखिया सरपंच ये सब, है ना। पहला हो गया वो हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल लेवल गवर्नमेंट, है ना। उसके ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, स्टेट इलेक्शन, यानी कि एक अलग अलग राज्य में, यानी कि एक अलग अलग स्टेट में जो चुनाव होता है, जिसमें कि मुख्यमंत्री को चुना जाता है, वो हो गया हमारा दूसरा इलेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और हमारा इलेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, है ना, जिसमें कि हम लोग किसको चुनते हैं, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब फिर से एक बार बता रहे हैं, कंफ्यूज हो गया क्या? फिर से, हमारे इंडिया में 3 लेवल पर चुनाव होता है। पहला लेवल हमारा है लोकल लेवल गवर्नमेंट, जिसमें कि हमारा कौन कौन आते हैं, वो गांव में जो हमारे मुखिया होते हैं वो आते हैं हमारे, है ना। और जो हमारे शहर में वार्ड होते हैं हमारे, ये वार्ड पार्षद जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गए हमारे, इसको हम लोग कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। इसमें भी एक चुनाव होता है, इसमें भी वोट देना पड़ता है, तब जाकर वो मुखिया बनते हैं, है ना। उसके ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, एक लोकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यानी कि गांव वाले से अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। ये जो मुखिया सब होता है वे कहाँ पे होते हैं, गाँवों में होते हैं ना। अब थोड़ा सा उससे ऊपर आ जाओ, उससे ऊपर हमारा होता है स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन मतलब कि इसमें हम लोग पूरी तरीके से किसको चुनते हैं अपने, जिसमें हम लोग जो मुख्यमंत्री चुनते हैं ना, मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं, इन्हीं इलेक्शन से, स्टेट इलेक्शन से ही हम लोग अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। समझ रहे बात को? पहले हम लोग चुनते हैं अपने विधायक को, फिर विधायक हमारा चुनता है किसको, मुख्यमंत्री को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टेट इलेक्शन। इसके भी ऊपर हमारा होता है एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। वो पूरा इंडिया लेवल पे होता है। समझ रहे बात को? उसमें हम लोग किसको चुनते हैं, अपने एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं हम लोग, है ना। और जाके वो चुनते हैं फिर किसको, प्रधानमंत्री को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को। तो बेसिकली हमारे इंडिया में 3 लेवल पे चुनाव होता है ना। और इसमें जो आपका तीसरा लेवल था, सबसे ऊपर वाला, जिसमें कि हम लोग किसको चुनते हैं, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, है ना। अब अब जो हमारा सेंट्रल लेवल पे चुनाव हुआ, है ना, अब जो आदमी जीत के गया वो आदमी कहाँ पर बैठेगा, है ना। क्या वो रोड पे बैठेगा? नहीं, रोड पे तो नहीं बैठेगा। अब जिसको हमने वोट दिया वो क्या करेगा, हमारे लिए नियम कानून ये सब कुछ बनाएगा, है ना, अच्छे अच्छे नियम हमारे लिए बनाएगा। तो वो कहाँ पे बैठेगा, एक भवन में बैठेगा, है ना। उसी भवन को हम लोग कहेंगे पार्लियामेंट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि पार्लियामेंट मतलब क्या, कि एक ऐसा बिल्डिंग, हालांकि बिल्डिंग 2 है, बिल्डिंग 2 है पार्लियामेंट का, उन दोनों बिल्डिंग को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। समझ रहे बात को? उन दोनों बिल्डिंग को एक साथ हम लोग कहेंगे पार्लियामेंट। अभी आएगा वो टॉपिक में हमारा आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप मान के ये चलिए कि जो हम लोगों ने स्टेट लेवल पे चुनाव किया, यानी कि जिसको हम लोगों ने वोट दिया, वो सारे लोग कहाँ पर जाकर बैठेंगे, अपने एक बिल्डिंग में बैठेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे पार्लियामेंट। और वहीं पर वो लोग बैठकर हमारे लिए सारा कुछ नियम बनाएंगे। तो वो हमको पार्लियामेंट क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है वो बिल्डिंग, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या केवल उसको बैठने के लिए है चाहिए क्या? नहीं, और भी कुछ काम होगा, है ना। इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक हमारा आता जाएगा और एक एक क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक इसमें होने वाला है आपका वाई शुड पीपल डिसाइड, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, वाई शुड पीपल डिसाइड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको तो ये बता दो कि अभी तक जो कुछ हम लोगों ने समझा कि पार्लियामेंट किसको कहेंगे, समझ में आ गया?
तो अभी फ़िलहाल आप अपने ध्यान में ये रखिए कि पार्लियामेंट एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें कि आकर हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, हमारे एमपीज बैठते हैं। एमपीज मतलब कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सारे लोग बैठते हैं आपस में आकर और पूरे भारत के लिए क्या करते हैं? वो लोग नियम कानून को बनाते हैं, है ना। वही उसी बिल्डिंग को हम लोग कहेंगे पार्लियामेंट। बस इतना ही आप फिलहाल अभी समझ के चलिए। अब यहाँ पे आपका टॉपिक पहला आता है, वाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए, किसी भी चीज़ों को लेकर क्यों लोगों को डिसाइड करना चाहिए, है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, है ना। बेसिकली हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें, हम लोग और कुछ नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि भारत को आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को मिला, यानी कि 15 अगस्त 1947 को मिला। बट अचीविंग इंडिपेंडेंस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। हम लोग जितने आसानी से कह देते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला, इतना आसान नहीं था। भारत को आज़ादी मिलना इतना आसान बात नहीं था। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, यानी कि बहुत बार हम लोगों को अंग्रेज़ों का गोली खाना पड़ा, बहुत बार हम लोगों को जेल जाना पड़ा, बहुत बार हम लोगों को पीटा गया, बहुत बार हम लोगों को मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, है ना। बहुत बार हम लोगों को बेइज्जत किया गया, तब जाकर कहीं ना कहीं हम लोगों को जाकर आज क्या मिल गया? आज़ादी मिल गया। तो इस आज़ादी को पाने में भारत के अलग अलग सेक्शन के लोग जुड़े हुए थे, यानी कि गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग जुड़े हुए थे, और तब जाकर भारत को पूरी तरीके से आज़ादी मिला, है ना। गरीब अमीर, छोटे बड़े, काले गोरे, छोटे कास्ट बड़े कास्ट, हर कोई लोग आपस में मिला, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाया, तब जाकर आज हम लोगों को आज़ादी मिला। और आज हम लोग हर एक साल क्या करते हैं? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो आज़ादी पाना इतना आसान बात भी हमारे लिए नहीं था, बहुत कठिन वाला बात था, लेकिन हम लोगों को फाइनली आज़ादी मिल गया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइंड द स्ट्रगल and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब ये होने लगा कि जब हमारा आवाज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उठने लगा, यानी कि अंग्रेज़ जो भी कर रहे थे उसके खिलाफ़ पहले लोग कोई नहीं बोलता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आवाज़ उठने लगा, वैसे वैसे हर एक प्रकार के लोग क्या होने लगे? हमारे साथ जुटने लगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नारा लगाने लगे, अंग्रेज़ मुर्दाबाद, इस प्रकार का, है ना। और जहाँ तक हो सका अंग्रेज़ों का हमने क्या किया? बहिष्कार किया, यानी कि अंग्रेज़ जो हम लोगों को बोलते थे हम लोग उसको मानते ही नहीं थे, कभी कभी लास्ट में, लेकिन शुरुआत से तो हम लोग मानते ही थे। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन द स्ट्रगल, यानी कि जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे अपने आज़ादी को पाने के लिए, हर एक प्रकार के लोगों ने क्या किया? उसको ज्वाइन किया, यानी कि हर आदमी ने साथ दिया। एंड दे वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब सभी लोगों को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा, यानी कि आज़ादी मिलेगा, साथ ही साथ हम लोगों को इक्वालिटी मिलेगा। और आपको मालूम है कि उस समय पे हमारे यहाँ पे हर आदमी आपस में बराबर नहीं था, कोई बड़ा था तो कोई छोटा था, है ना। कोई बहुत ज़्यादा अमीर था तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब भी था, यानी कि हर किसी के बीच में इक्वालिटी नहीं था, बराबरी नहीं था। तो हर किसी को अब लग रहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, भगाएंगे तो सबसे पहले हमको आज़ादी मिलेगा, दूसरी बात हम लोगों को बराबरी मिलेगा, यानी कि हर कोई आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारा डिसीजन कौन लेता था? अंग्रेज़ लेता था। अब जब अंग्रेज़ भाग जाएगा तो फिर डिसीजन कौन लेगा? हम ही लोग लेंगे ना, क्योंकि हमारा देश भारत है, तो पावर किसके हाथ में होना चाहिए? हमारे हाथ में होना चाहिए। तो सब लोगों को लग रहा था कि ये बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को अंग्रेज़ों को मिलकर हटाना चाहिए यहाँ से, उसको यहाँ से भगाना चाहिए, है ना। चलिए, तो हर प्रकार के लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। अंडर कॉलोनियल रूल पीपल हैव लिव्ड इन फियर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टूक। अब जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, यानी कि जब अंग्रेज़ भारत में राज कर रहे थे, उस समय पे अंग्रेज़ एकदम
अंग्रेजों के शासन काल में हम लोग घुटन का ज़िंदगी जीते थे। समझ रहे बात को? मतलब कि देश हमारा है, भारत देश किसका है? हमारा है, अंग्रेजों का थोड़ी ना, अंग्रेजों का तो ब्रिटेन है ना। तो सोचो, भारत देश हमारा है और हमारे देश में ही हमको घुट घुट के जीना पड़ रहा है ना। ये बहुत गलत बात हो रहा था उस समय पे हमारे साथ। इसके साथ ही साथ जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन काल था, जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो कोई इंसान उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था कि अंग्रेज साहब आप ये गलत कर रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, है ना। यदि कोई आवाज़ उठाता था उसको गंदे तरीके से मारता पीटता था, जेल भी भेज देता था कभी कभी। समझ में आ रही है बात? तो घुटन का ज़िंदगी हम लोग उस समय पे जीते थे, और साथ ही साथ कोई भी आदमी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। समझ में आ रही है बात? एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और वो जो भी डिसीजन लेता था वो सारा का सारा अपने भलाई के लिए वो डिसीजन लेता था, हमारे भलाई के लिए वो सोचता भी नहीं था। मतलब कि वो चाहता भी नहीं था कि किसी प्रकार का भलाई भारत के लोगों को दिया जाए। जो कुछ करे बस हम करें, और जो कुछ भी हो बस हमारे लिए ही हो। अंग्रेज ऐसा चाहता था, है ना। और कोई उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता था कि अंग्रेज साहब आप जो कर रहे हैं सब अपने के लिए कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी कीजिए। कोई आवाज़ भी उठा नहीं सकता था, है ना। ये सिस्टम था उस समय पे। बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करने लगे, उसके खिलाफ नारा लगाने लगे, अंग्रेज़ों को हम लोग यहाँ से खदेड़ के भगाने लगे, उस समय पे अंग्रेज़ों को अब लगने लगा था कि अब और ज़्यादा ये लोग हमको नहीं सहेगा। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ का ना एक सहन शक्ति होता है ना। यदि उससे ज़्यादा आप उसको टॉर्चर कर दीजिएगा तो फिर वो मार पीट देगा आपको, है ना। तो भारत के लोग अब इतना ज़्यादा जागरूक हो चुके थे, इतना ज़्यादा अब उनको समझ आ चुका था कि उनका बस एक ही चीज़ अब कहना था कि अब और ज़्यादा हम अपने घुटन की ज़िंदगी को नहीं जिएंगे, यानी कि हम अपने जीवन को और घुटन का ज़िंदगी में बिताएंगे नहीं। यानी कि अब हमको क्या चाहिए? पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। तो जो लोग पहले अंग्रेज़ों के डर से आवाज़ नहीं उठाता था, अब वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आके क्या कर रहा है? आवाज़ उठा रहा है। वो बोल रहा है कि अंग्रेज़ साहब आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। यानी कि अब लोगों के अंदर क्या आ रहा है? धीरे धीरे हिम्मत आ रहा है। वो अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर बोल सकता है कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम लोगों को इतना जो मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। अब हर कोई इंसान अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। साथ ही साथ मेक डिमांड्स, और वो डिमांड कर रहा था। डिमांड ये कर रहा था कि मान लीजिए किसी प्रकार का आप सुविधा नहीं दे रहे हैं हम लोगों के, यानी कि भारत के लोगों को आप किसी प्रकार का सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे, और उठाते भी थे उस समय पे। ठीक है, आगे द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रहे हैं, इसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? हालांकि उसका नाम तो आज भी वही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नाम है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? केवल कांग्रेस। केवल शॉर्ट में क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask question। अब यहाँ पे ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस दिख रहा है ना, ये हमारे भारत का सबसे पुराना पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है ये, है ना। और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहा था? अंग्रेज़ों को कह रहा था कि आप जो भी नियम कानून बनाते हैं वो अपने से बनाते हैं, हम लोगों से एक बार भी आप पूछते नहीं हैं, है ना। और आप जो भी नियम कानून बनाते हैं वो हमारे ऊपर भी लागू करवा देते हैं, लेकिन हमसे तो आपने पूछा नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये लोग अब अंग्रेज़ों से कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले लोग, कि अंग्रेज साहब आप जो नियम बना रहे हैं ठीक है, हमारे ऊपर भी वो नियम लागू आप करवा देते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आप जो नियम बना रहे हैं उसमें हमको तो शामिल कीजिए। यानी कि आप क्या नियम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कम से कम हमको भी जानने का अधिकार तो दीजिए। समझ रहे बात को? चलिए, तो यहाँ पे डिमांड क्या कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये कर रहा है कि आप जो नियम कानून बनाते हैं वो नियम कानून में हमारा भी हिस्सादारी होना चाहिए। यानी कि हमारे लोगों के लिए आप नियम कानून बना रहे हैं तो हमको भी तो मालूम चलना चाहिए कि आप नियम कानून कैसे बनाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। यानी कि हम लोगों को भी उसमें आने का अधिकार दीजिए,
ताकि हम लोगों के लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चुनेंगे और चुने हुए लोग आपके साथ बैठेंगे और वो आपके साथ बैठकर नियम कानून बनाएंगे और जो भी आप फैसला लेंगे भारत के लिए उसमें भी हिस्सेदारी हम लोगों का होना चाहिए। ऐसा कह रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले लोग। ठीक है, आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलॉट फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे अंग्रेज क्या करता था, समय समय पर अपना नियम निकालता रहता था, नियम कानून वो निकालता रहता था। तो उस समय पे एक नियम क्या निकला, कानून क्या निकला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इस वही नाम था। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि अब भारत के लोग भी अंग्रेजों के साथ बैठकर नियम कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, लेकिन हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। जो आदमी यानी कि जो लोग चुनेंगे जिसको कि हाँ भाई आप जाइए वहाँ पर, वो अंग्रेजों के साथ बैठिए और नियम कानून को हमारे लिए बनाइए, वही इंसान केवल अंग्रेजों के साथ बैठेगा। ऐसा नहीं कि भारत के सारे लोग जाएंगे अंग्रेजों के साथ बैठ जाएंगे और नियम कानून बना रहे हैं, अंग्रेज साहब ये कीजिए, अंग्रेज साहब वो कीजिए, अंग्रेज साहब ये कीजिए, अंग्रेज साहब वो कीजिए, ऐसा नहीं है ना। पहले क्या करेगा, पहले सारे भारत के लोग क्या करेंगे, मिलकर अपने अपने लीडर को चुनेंगे, यानी कि एक एक इंसान को वो चुनेंगे और वो एक एक इंसान जाकर अंग्रेजों के साथ बैठेगा और वो क्या करेगा, हमारे लिए यानी कि भारत के लोगों के लिए जो नियम कानून बनेगा उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन करेगा। यानी कि अंग्रेजों को समय समय पर वो बताता रहेगा कि अंग्रेज साहब आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या समझ गए, आप यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ समझ गए कि भारत के लिए जो अंग्रेज अब नियम कानून बनाने वाला था वो अकेले वो नहीं बनाने वाला था। अब पहले तो वो अकेले बनाता था, लेकिन अब क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें हमारा भारत का लोग भी अब शामिल हो रहा है ना। हम लोग अपने लोगों को चुन रहे हैं और चुनकर उसको भेज दे रहे हैं अंग्रेजों के पास कि जाइए भाई देखिए ज़रा अंग्रेज कैसे नियम कानून बनाता है, हमारे लिए अच्छा अच्छा नियम कानून लाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ों ने अधिकार दिया कि ठीक है आप हमारे पास आइए, लेकिन आप कैसे आएंगे, पहले लोग आपको चुनेंगे, वोट देंगे आपको, आप जीत गए तब आप मेरे पास आइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने हर एक लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया था, यानी कि हर कोई इंसान वोट कर सकता है अपने लीडर को, ये अधिकार अंग्रेज़ों ने नहीं दिया था। जैसे आज भारत में क्या है, आज भारत में हर इंसान जो 18 साल या 18 साल के ऊपर का है वो क्या कर सकता है, अपने नेता को यानी कि अपने लीडर को वोट दे सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये अधिकार ही नहीं दिया था हम लोगों को, हर किसी को नहीं दिया था। केवल ये अधिकार अंग्रेज़ों ने वोट देने का उनको दिया था जो कि बड़े बड़े इंसान थे, जो कि धन संपत्ति में बहुत ही आगे थे, बड़े थे, है ना। तो वही लोग उस समय पे केवल अपने लीडर को वोट कर सकता था जिनके पास के पैसा धन संपत्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज गारंटेड, दैट इज ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम लोगों को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी के बाद सबसे पहले यदि किसी चीज़ पे काम किया गया तो वो काम किस पे किया गया, वोटिंग राइट पर, है ना। जो हम लोगों को अंग्रेज़ों ने वोटिंग राइट नहीं दिया था ना हर किसी को कि आप वोट कर सकते हैं हर कोई, उसको बदला गया। आज़ाद भारत यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो भी इंसान 18 साल या 18 साल के ऊपर का है वो हर इंसान अपने लीडर को वोट दे सकता है। समझ में आ गया। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कोई पूछे कि बेटा बताओ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत क्या होता है, जो भी इंसान भारत में 18 साल या 18 साल के ऊपर का है, चाहे वो काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, किसी भी प्रकार का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी प्रकार का हो, वो अपने लीडर को वोट दे सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे आपको बेसिक सा एक आइडिया मिल गया इस वाले टॉपिक में आपको पूरी तरीके से कि किस प्रकार का हमारा सिचुएशन था, कब जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहा था तब, है ना। अंग्रेज रूल तो कर रहा था लेकिन सारा नियम कानून वो अपने से बनाता था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया,
उसके ऊपर दबाव डाल के थोड़ा बहुत हम लोगों को भी अधिकार मिला कि हम लोग भी नियम कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग भी सवाल जवाब कर सकते हैं कि अंग्रेज साहब आपने ये नियम बनाया तो कैसे बनाया, है ना, ये नियम बनाया तो आपने क्यों बनाया, है ना। ये सारा अधिकार हमको धीरे धीरे उस समय पे मिल रहा था। किसके वजह से? इंडियन नेशनल कांग्रेस के वजह से, यानी कि वो एक ऐसा पार्टी था जो कि अंग्रेजों को बोलता था, है ना, कि हमको भी अधिकार दीजिए। ठीक है, चलिए। लेकिन अंग्रेजों ने सभी इंसान को वोटिंग राइट नहीं दिया था, किसी किसी को ही दिया था, है ना। और हर कोई आकर उसके साथ बैठकर बात कर सकता है, हर कोई उसको वोट दे सकता है, ये अधिकार उन्होंने नहीं दिया था। समझ में आ रहा है बात? किसी किसी को ही दिया था, चुने चुने लोगों को ही दिया था। और जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो सबसे पहले काम यदि किसी चीज़ पे किया गया तो वो काम किया गया वोटिंग राइट पर, है ना। यानी कि हर वो इंसान जो 18 साल या 18 साल के ऊपर का है उसको वोटिंग राइट मिलेगा। चलो, कोई डाउट यहाँ तक समझने में? अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।